Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. पिछली वीडियो में मैंने एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया था कि साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और हमारे सिलेबस में जो शामिल हैं उनको अब हम डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हमारी ब्रांच आज जिसके बारे में हमारा आज का लेक्चर है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसा कि अपने नाम से जाहिर है, इसमें हम डिफरेंट किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ हमारी जो जहनी बीमारियां हैं या हमारी जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, हमारे बिहेवियर की मुख्तलिफ बीमारियां, फिर हम उनके कॉजेज़ को या उनके रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हम उन बीमारियों को उनकी टाइप्स के मुताबिक डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन देते हैं, यानी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट क्लस्टर्स में या ग्रो बंदी की जाती है उनकी बीमारियों की। और उसके साथ साथ इन बीमारियों का इलाज या मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जहनी बीमारियां जो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनको बेहतर तरीके से मैनेज करके साथ साथ चलाया जाए तो इंसान एक नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्कोप में आती हैं, और ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी है कि वो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता कौन है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक स्पेशलिस्ट है या एक प्रोफेशनल है जिसने एमएस या पीएचडी की होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एमएस और पीएचडी। अब जो काम हम अभी हमने डेफिनेशन में देखे, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, यानी सारा इलाज उनका और तशखीस, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी ड्यूटीज़ में शामिल। नंबर वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, या के ग्रुप बंदी या दर्जा बंदी मेंटल डिसऑर्डर्स की जहनी बीमारी। यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सबसे पहला स्टेप है कि हम ये देखें कि एक इंडिविजुअल या जो एक पेशेंट है उसकी जो बीमारी है वो किस ग्रुप से या किस जमात से ताल्लुक़ रखती है। क्योंकि जब तक हम दर्जा बंदी को या क्लासिफिकेशन को पूरी तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे या पूरी तवज्जो से नहीं देखेंगे तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगला स्टेप नहीं ले सकता। सबसे पहला स्टेप जो है उसको क्लासीफाई करना है। इस सिलसिले में अगर हम ये देखें कि पुराने ज़माने में या एंशंट टाइम्स में जो व्यू था हमारी जहनी बीमारी के मुतालिक वो ये था कि कोई इवल स्पिरिट्स हैं, कोई जिन भूत हैं जो कि आते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर और वो उसको उसको पोजेस कर लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। बल्कि ये व्यू जो है ये अभी भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, या जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ पे अभी भी ये वाला व्यू चलता है कि अगर एक इंसान को कोई जहनी बीमारी है तो समझा जाता है कि इसके ऊपर जिन्न आ गया, रूह आ गई, चुड़ैल आ गई। फिर इसके अलावा ये भी देखा जाता था कि ये एक इंसान के गुनाहों का या उसके ने जो गलत अमाल किए हैं उनका नतीजा है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों के ज़ाहिर है ये जब इस तरह का बिलीफ होगा तो फिर उसका इलाज भी इसी तरीके से किया जाएगा। तो इन बीमारियों का उस वक्त जहनी बीमारियों का इलाज फिर किससे किया जाता था? जादू के ज़रिए किया जाता था। इसके अलावा एक्सरसिज्म एक प्रैक्टिस थी जो उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जाती थी, जिसको हम एक्सरसिज्म, इसमें डिफरेंट किस्म के रिलीजियस जैसे मंत्रास पढ़े जाते हैं या जो है वो डिफरेंट किस्म की रिलीजियस, आप समझ लें कि कुछ राइम्स वगैरह पढ़ी जाती हैं या कुछ और मजहबी किस्म की तरीके इस्तेमाल करके, तो वो जो बुरी रूह होती है या बद रूह होती है या भूत होता है उसको उसमें से निकालने की कोशिश की जाती थी। इसके अलावा एक और तरीका इलाज जो यूज़ किया जाता था इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए वो था फिजिकल टार्चर। इंसान को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और कहा जाता था कि इसके ऊपर इस वक्त जिन या भूत आया हुआ है और उसको निकालने के लिए हम ये इस इंसान को मारेंगे तो वो उसको चोट लगेगी और वो छोड़ के चला जाएगा। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस थी जो कि तकरीबन 16वीं सदी तक, जब तक रिनाइंस का हमारा दौर नहीं आया जिसको हम आप पढ़ते हैं कि डार्क एजिस के बाद जो दोबारा से इल्म का एक दौर आया 16th सेंचुरी में, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी
ह्यूमन प्रैक्टिस स्टार्ट की गई, और वहाँ पे जो जहनी बीमारियां हैं उनको भी उसी तरह बीमारी समझा जाने लगा जिस तरह के हमारी जिस्मानी बीमारियां होती हैं। और फिर इसी तरह से जब ऐसा समझा जाने लगा तो फिर जाहिर है उनके भी इलाज की तरफ तवज्जो दी गई। जैसे हमें बुखार होता है, जुकाम होता है, खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए किसी इंसान को, तो उसका इलाज किया जाता है। तो फिर ये समझा जाने लगा कि हाँ ये भी उसी तरह बीमारियां हैं, तो इनका भी इलाज जो है वो होना चाहिए। और इस मकसद के लिए फिर डिफरेंट डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स कायम किए गए। इसकी दर्जाबंदी में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले किया। इसको हम ब्रीफली एपीए भी कहते हैं। इन्होंने एक पूरा सिस्टम प्रोवाइड किया कि किस तरह से मेंटल डिसऑर्डर्स को या जहनी बीमारियों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लस्टर्स में या डिफरेंट जमातों में रखा जा सकता है, जमात बंदी की जा सकती है। इस मकसद के लिए उन्होंने एक पूरा जो सिस्टम प्रोवाइड किया या एक मैनुअल प्रोवाइड किया, उसका नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। इसको ब्रीफली डीएसएम भी कहते हैं। तो ये था डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। इसकी डिफरेंट रिवीजन्स जो है बार 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 इसको वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ और एडवांसमेंट के साथ साथ रिवाइज किया गया। और आजकल जो इसका नया सबसे एडिशन है उसका नाम है DSM-5 TR मीन्स टेक्स्ट रिवीजन, और ये 2022 में पब्लिश हुआ। अब इसमें डीएसएम में डिफरेंट किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के जहनी बीमारियों को की ग्रोबंदी की गई है और उनको क्लासीफाई किया गया है। उनमें से कुछ के नाम अगर हम देखें तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं हमारे, फिर उसके बाद डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं। हर क्लस्टर में, हाँ, या हर जमात में या हर ग्रुप में बीमारियां काफ़ी ज़्यादा अंदर मौजूद हैं। जैसे एंग्जाइटी के ग्रुप में भी काफ़ी सारी एंग्जाइटी के डिसऑर्डर हैं, डिप्रेसिव में भी। फिर उसके अलावा बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर एक क्लस्टर में मौजूद हैं। फिर उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम है, ये एक सीवियर डिसऑर्डर है, और इसके साथ इसके डिफरेंट डिसऑर्डर और डिफरेंट कंडीशन जो हैं वो पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें डीएसएम के अंदर मिलती हैं। दूसरा अहम काम जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया जाता है, या जो कि ड्यूटी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, वो है डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी जहनी बीमारियों की तशखीस, ये पता चलाना कि एक इंडिविजुअल जो है वो कौन सी जहनी बीमारी का शिकार है। और इसके लिए हमें डिफरेंट किस्म के जो सिम्टम्स हैं उनको स्टडी करना पड़ता है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट सिम्टम्स को स्टडी करने के बाद ये बताता है कि जो पेशेंट है ये कौन सी जहनी बीमारी का शिकार है। अब एक अच्छा या करेक्ट या बिल्कुल ठीक डायग्नोसिस या बिल्कुल ठीक तशखीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक आप किसी मर्ज़ को सही तरीके से डायग्नोज नहीं कर पाते तो आप उस वक्त तक एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते। तो जब आपके पास एक प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो फिर आप उस डायग्नोसिस को और उसकी सिम्टम्स को ज़हन में रखते हुए एक कामयाब इलाज या एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उसमें डिफरेंट किस्म के मेथड यूज़ किए जाते हैं किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए या डायग्नोस करने के लिए। उसमें सबसे पहले जो मेन है वो 2 मेथड्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 इज़ डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल इंटरव्यू। यहाँ पे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो एक पेशेंट से उसकी बातचीत करता है और उसकी बीमारी की नोयत को समझने के लिए उसके डिफरेंट सिम्टम्स को देखता है, उसकी डिफरेंट जो उससे रिलेटेड कंडीशंस हैं, उसके फैक्टर्स हैं, उसकी फैमिली से उसके बारे में पूछता है, उसके फ्रेंड से उसके बारे में पूछता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन को जो जो उसके पास आई हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से वेरीफाई करने की कोशिश करता है। और यहाँ इस तरीके से वो एक इंडिविजुअल के बारे में मुकम्मल उसकी बीमारी के बारे में और उसकी ऑन द होल लाइफ के बारे में कौन कौन से सरकमस्टांसेस जो हैं उसकी बीमारी को इफेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन लेता है। तो इस वजह से इसको
केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं, कि एक इंडिविजुअल की पूरी हिस्ट्री जो है वो आपके सामने आ गई है इस तरीके से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए या तशखीस के लिए, वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। ये डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं जो कि हर बीमारी की सिम्टम्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के सवालात होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, या इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि पेशेंट से पूछी जाती हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक डिप्रेशन का पेशेंट है, तो उसे ये नहीं सीधा पूछा जाएगा अच्छा आप डिप्रेस फील करते हैं, उससे ये पूछा जाएगा अच्छा आप अंधेरे में बैठना पसंद करते हैं, क्या आप दोस्तों में घुलना मिलना पसंद करते हैं, कि आप कि अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या राय है, या आप अपना आपकी ज़िंदगी में आपका मकसद क्या है। तो इस तरह के सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिससे डिप्रेशन की डिफरेंट किस्म की अलामात सामने है। तो हर बीमारी के मुताबिक जो है वो रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो डेवलप किए गए हैं, जो कि अथोराइज्ड हैं, और वो जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद जो है ये तशखीस का या डायग्नोसिस का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाता है। अच्छा, अब जब क्लासिफिकेशन भी हो गई और डायग्नोसिस भी हो गया बीमारी का, जो तीसरा स्टेप आता है या जो तीसरी ड्यूटी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, वो है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए हम ट्रीटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट का वर्ड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जो इतनी सीवियर होती हैं कि वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं की जाती। बस उनको उनके सिम्टम्स को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाती है मेडिकेशन के थ्रू या उसके साइकोथेरेपी के। मेडिकेशन तो साइकेट्रिस्ट का काम है, साइकोथेरेपी के थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इन सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश करता है, ताकि इंडिविजुअल जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। तो डायग्नोसिस के बाद जो अगली ड्यूटी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, वो है एक मुकम्मल अच्छा बेहतरीन इलाज मुहैया करना। साइकोथेरेपी जो है वो डिफरेंट तरीके की यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पे उसमें इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है, जिसमें एक इंडिविजुअल अलग से थेरेपिस्ट के पास आता है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है और अपने मसाइल का हल तलाश करता है। कुछ ऐसी होती हैं प्रॉब्लम्स जिसमें हमें और लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, या जैसे मिसाल के तौर पे एक एक ग्रुप है और उन सब के लोगों को एक ही बीमारी है, जैसे डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो वहाँ पे आप देखे जाते हैं कि कुछ साइकोथेरेपीज ऐसी हैं जो वहाँ सब लोगों को इकट्ठे बिठा के ग्रुप की सूरत में भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, और उसके बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, अब कुछ थेरेपी जो है वो डायरेक्टिव होती हैं। डायरेक्टिव साइकोथेरेपी, जैसे कि नाम से ही पता है कि इसमें डायरेक्शंस दी जा रही हैं। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक टीचर का रोल लेता है और इंडिविजुअल को सॉल्यूशंस को ढूंढने में उसको गाइड करता है कि इधर इधर को आपने सोल्यूशन ढूंढने हैं, इस साइड पे जाना है, आपने ये करना है, आपने ऐसे करना है। इसके ऑन द अदर हैंड कुछ नॉन डायरेक्टिव साइकोथेरेपी होती है। इसमें जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसको एनेबल करता है, इस चीज़ के काबिल बनाता है कि वो खुद से सोल्यूशन सोच सके। मतलब उसको स्पून फीडिंग तो किसी भी साइकोथेरेपी में नहीं है, लेकिन डायरेक्टिव में फिर भी उसने उसको थोड़ी सी डायरेक्शन और थोड़ी सी गाइडलाइन दी है कि तुम इस तरफ को चलो, तुम्हारे मसाइल का हल इस तरफ है। लेकिन नॉन डायरेक्टिव में वो उसको अपने साथ बिठा के फैसिलिटेट करता है, उसको सपोर्ट करता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को खुद फाइंड आउट करें। तो उसको हम नॉन डायरेक्टिव थेरेपी साइकोथेरेपी कहते हैं। फिर उसके अलावा समटाइम्स ये होता है, जैसे मैंने पहले डायग्नोसिस में भी बताया कि कुछ लोगों को अब इर्द गिर्द के जैसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और उसी तरह ट्रीटमेंट के लिए भी उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट की समटाइम ज़रूरत होती है। तो इसको हम फैमिली थेरेपी कहते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो साइकोथेरेपी ले सकती है आप किसी भी इंडिविजुअल की इलनेस की नेचर के मुताबिक। अब कुछ ऐसे साइकोथेराप्यूटिक मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और ये मेथड जो है ये डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के ऊपर बेस किए होते हैं। इनमें से सबसे पहला जो है वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस बेसिकली फ्राइड की थियरी पे बेस्ड है। उसके मुताबिक हमारे जो जहनी अमराज हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे लाशोर में, हमारे अनकॉन्शियस में होती है, जिसको हम दफन कर देते हैं और कभी अपनी ज़िंदगी में दोबारा उसको याद करना नहीं चाहते।
और वो चीज़ें जो है हमारी लाशूर में अनकॉन्शियस में बैठी रहती हैं और हमें परेशान करती रहती हैं और जहनी बीमारी की सूरत में सामने आती हैं। तो इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में उन अनकॉन्शियस या लाशूरी चीज़ों को, लाशूरी अमाल को जो है वो कॉन्शियस में या शोर में लाने की कोशिश की जाती है। ताकि इंडिविजुअल जो है उनसे अवेयर हो सके, उनसे वाकफियत हासिल कर सके और इस तरह से उसका इलाज हो सके। इसलिए ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें पूरा आपने जो उसका पास्ट है उसको आपने कंसिडर करना होता है। तो दूसरा बहुत मेन इंपॉर्टेंट तरीका जो यूज होता है थेरेपी में, वो है बिहेवियर थेरेपी। ये पास्ट पे जाने के बजाय हेयर एंड नाउ पे यानी प्रेजेंट पे फोकस करती है और इंडिविजुअल का जो करंट बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश करती है। इस मकसद के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें रिवार्ड आ जाता है और पनिशमेंट आ जाती है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट के जरिए नए पुराने जो आपके अनडिजायरेबल बिहेवियर या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है या जो मसाइल आपके लिए कर रहे हैं बिहेवियर, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और नए पॉजिटिव बिहेवियर जो कि आपको चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनको जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाती है। जो तीसरा मेन थेराप्यूटिक मेथड है वो है गेस्टाल्ट थेरेपी। यहाँ पे एक इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रोथ जो है वो मेन फोकस है और इस पर्सनल ग्रोथ के लिए इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस पैदा की जाती है कि वो अपने आप को उस तरह से समझे जिस तरह की वो है। इसके अलावा ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल को ऑन द होल चेंज करने की कोशिश की जाती है, रिगार्डलेस ऑफ के उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं। बस यहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसको रिस्पेक्ट दी जाती है और उसके जो है वो उसकी पर्सनैलिटी को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। और नंबर 5 पे हमारी आगे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ एडमिनिस्टर की जाती है। इसको हम सीबीटी भी कहते हैं। ये इतनी बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होती और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसका एजम्पशन ये है कि हम एक किसी भी इंडिविजुअल की जो जहनी बीमारी है उसकी वजह उसकी सोचें हैं। अगर वो मनफी अंदाज में सोचेगा यानी नेगेटिव थाट्स रखेगा तो वो जहनी बीमारियों का शिकार होगा। इसमें यह किया जाता है कि इसमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो मनफी सोचें हैं उनको चेंज करने की या ऑल्टर करने की कोशिश की जाती है और डिफरेंट जो है वो पॉजिटिव थॉट्स जो है इंडिविजुअल के अंदर पैदा करने की कोशिश की जाती है। अगर हम पाकिस्तान में देखें कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या फोकस है, तो हम देखते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स को ट्रीट कर रहे हैं और उनकी सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट एडिक्शन सेंटर्स में भी हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट ड्रग एडिक्ट्स के साथ जो है अब उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। जिसके अलावा जेल्स में जो है वहाँ पे भी प्रिजनर्स की मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के स्कोप में आ रही हैं, उसकी ड्यूटीज़ में शामिल है। अच्छा, फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इज रिसर्च। रिसर्च जो है वो किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी फील्ड में जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यानी एक बैकबोन है। जिस तरह एक इंसान बैकबोन के ऊपर खड़ा होता है, इसी तरह कोई भी फील्ड रिसर्च के ऊपर खड़ी होती है। तो इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी ड्यूटी है कि वो नई नई थेराप्यूटिक मेथड्स पे, नई साइकोलॉजिकल टेस्ट पे, नए जो है वो थेरीज और थेरेपीज पे रिसर्च करते हैं।
और ये सारी चीज़ें जो हम नई नई साइकोथेरेपीज हम देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की साइको एनालिसिस बहुत पुरानी थ्योरी है, अब सीबीटी उसके मुकाबले में बहुत नई है और वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये रिसर्च के नतीजे में यहाँ तक इंसान हम पहुँचे हैं कि पहले चीज़ें कुछ और थी, अब चीज़ें कुछ और हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो जो सोसाइटी में एडवांसमेंट आती है तो हमारे फील्ड्स में भी रिसर्च के साथ साथ एडवांसमेंट आती जाती है। तो इसलिए रिसर्च जो है ये करना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड के लिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ सो, प्लीज़ like and share the video and subscribe to my channel. Thanks for watching.